फ्लो ऑफ कंट्रोल के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देख रहे हैं, यानी जो शॉर्ट आंसर हैं उनको क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं। इससे पहला है व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ डैंगलिंग एल्स, व्हेन डज इट अराइज एंड व्हाट इज द डिफॉल्ट डैंगलिंग एल्स मैचिंग एंड हाउ इट कैन बी ओवररिडन। डैंगलिंग एल्स का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास इफ्स ज्यादा है एल्स कम है, यानी कि हर एक इफ के साथ एल्स की मैचिंग नहीं, तो उस एल्स को हम डैंगलिंग एल्स कहते हैं। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट में हो सकता है कभी कभी प्रोग्रामिंग में गलती होने के कारण या फिर इतनी सारी चीजें दिखने के कारण डैंगलिंग एल्स आ जाती है, क्योंकि इसमें एम्बिग्विटी हो जाती है। ये प्रॉब्लम तब आती है जब इफ स्टेटमेंट के साथ इफ स्टेटमेंट ज्यादा हो जाए एल्स कम हो जाए, यानी इफ के साथ एल्स की मैचिंग ना हो। तो उसको ओवरराइड करने का तरीका ये है कि जो डैंगलिंग एल्स है लास्ट वाला, उसको आप अगर वो अनमैच्ड है तो उसको कंपाउंड स्टेटमेंट बनाइए। नेक्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब होता है उस एल्स के साथ आप कंटेंट रखिए, बाई चांस अगर नहीं मैच होता है तो कम से कम एल्स में आके वो उस कंपाउंड स्टेटमेंट को रन कराएगा या एग्जीक्यूट करेगा। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में जो डैंगलिंग एल्स स्टेटमेंट है वो हमेशा पहले वाले अनमैच्ड इफ स्टेटमेंट के साथ जुड़ता है। इसे कहते हैं डिफॉल्ट डैंगलिंग एल्स मैचिंग, जो यहां पूछा जा रहा है। इसको ओवरराइड करने का तरीका है कि जो डिफॉल्ट डैंगलिंग एल्स जो मैच कर रहा है उसको लास्ट में रखें और अनमैच्ड अगर है तो उसमें कंपाउंड स्टेटमेंट दें। कंपेयर एन इफ एंड दिस क्वेश्चन मार्क कोलन, इसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। इफ और ये जो है ये ऑपरेटर बिल्कुल सेम है, ये ये ऑपरेटर काफी कॉम्पैक्ट बना देता है, इफ को क्लीन बना देता है, सामने आपको चीजें दिख जाती है। तो इफ एल्स सीक्वेंस से कंपेयर करें तो ये जो है ज्यादा कॉन्साइज क्लीन और कॉम्पैक्ट कोड है। थोड़ा सा ऑब्वियस कम है, क्योंकि इसमें इफ एल्स हम जानते हैं ना, हम क्या हाई लेवल लैंग्वेज में क्या करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये है कि वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होता है। इफ से मतलब हम समझते हैं यदि, एल्स यदि नहीं तो। लेकिन अगर आप केवल ऑपरेंड्स लिखेंगे, ऑपरेटर्स लिखेंगे तो शायद समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। दूसरा ये है कि जो कंडीशनल ऑपरेटर है ये एक एक्सप्रेशन जनरेट करता है। तो जो सिंगल वैल्यू है वो असाइन करना पड़ेगा आपको या इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा किसी लार्जर एक्सप्रेशन में, राइट। अगर इफ स्टेटमेंट मल्टीपल स्टेटमेंट हो, अगर इफ में मल्टीपल स्टेटमेंट हो तो मल्टीपल असाइनमेंट और एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा आपको। तो थोड़ा सा इसमें जो देखिए कॉन्साइज क्लीन कॉम्पैक्ट लिखा है, कहीं भी इसको इजी नहीं लिखा गया है, लेकिन अगर आप ज्यादा ये लगा देंगे तो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। When this question mark colon operator is used in its nested form, जब ये nested form में लिखते हैं इसको तो कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए ये जो क्वेश्चन मार्क कोलन वाला है वो हम खास तौर पे पर्पस कोड का क्या है उसको कंसील करने के लिए, छुपाने के लिए लिखते हैं। Given the following code fragment a equal to 0, c out 0, a1 1 2 3, राइट एन ऑल्टरनेटिव कोड यूजिंग इफ दैट सेव्स द नंबर ऑफ कंपैरिजंस। ये नंबर ऑफ कंपैरिजंस कैसे आप दूर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे इफ हो रहे हैं, तो क्यों ना इसको हम एल्स से लिखें। तो इफ के साथ एक एल्स इफ लगाएंगे। इफ a इक्वल टू 0 सी आउट 0, एल्स इफ a इक्वल टू 1 सी आउट 1, एल्स इफ a इक्वल टू 2 एल्स इफ। तो ये एल्स इफ में लगाइए आप, तो ये इसका रिस्पेक्टिव इफ का ऑल्टरनेटिव कोड है एल्स इफ के द्वारा। राइट टू कोड फ्रेगमेंट एज गिवन बिलो, ये दो आपके पास है। डिस्कस द एडवांटेज ऑफ वर्जन 2 ओवर वर्जन 1। अगर आपके पास दो कोड ये दिए हुए हैं, इन दोनों में एडवांटेज डिसएडवांटेज बताइए। पहले में क्या हो रहा है, कैरेक्टर्स एक सीन किया जा रहा है, इसमें भी कैरेक्टर सीन किया जा रहा है। 48 से 55 डिजिट है, 65 से 90 अपर केस लेटर है, 97 से CH 122 है, तो लोअर केस यहां पर चीजें सेम है। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें केवल इफ है, इसमें एल्स इफ है। ध्यान दीजिएगा सब कुछ सेम है, केवल यहां पर एल्स इफ है। तो यहां पर क्या हो रहा है, 3 बार कंडीशन टेस्ट की जा रही है, जबकि वर्जन 2 में इफ एल्स कंस्ट्रक्ट है। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी ये वाली, तो सेकंड कंडीशन कभी टेस्ट ही नहीं होगी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट वर्जन में आप ये चेक कर रहे हैं, उसके बाद ये चेक करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि ये इसके बाद की लाइन है, एग्जीक्यूट तो होना ही है इसको, फिर ये होना है।
यहां पर क्या हो रहा है कि 3 लाइनें एग्जीक्यूट हो रही है। आपको मैं पिछले क्वेश्चन में ले जाऊं यहां पर, तो आप देखिए अगर a = 0 है, a = 0 है तो ये चेक होगा, मतलब 1 2 3 4 बार चेक होगा। लेकिन यहां पर क्या है, अगर a = 0 है और यहीं पे मिल गया तो ये वाली तीनों कंडीशन तो चेक ही नहीं होगी ना, तो काम बच गया, है ना, आपके जितने भी नंबर ऑफ कंपैरिजन से बच गए। अगर else if a = 1 आ गया तो ये दोनों चेक होंगे ही नहीं। यही यहां पर डिस्कशन है कि अगर कंडीशन इस वर्जन में पहली कंडीशन अगर ट्रू होती है तो यहां जाएंगे, अगर फॉल्स हो जाती है तब ट्रू हो जाती है तो यहां जाएंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं। फॉल्स हो जाती है तब else if में जाएंगे। else if में भी ऐसे ही है कि अगर ट्रू हो गया तो यहीं रुक जाएंगे, फॉल्स होंगे तब else if में जाएंगे। तो नंबर ऑफ कंपैरिजन कितनी जबरदस्त तरीके से बच गया आपके। तो वर्जन 2 ज्यादा एफिशिएंट है कंपेयर्ड टू दी वर्जन 1। राइट द सिंटैक्स एंड पर्पस ऑफ स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से होता है, पहले स्विच स्टेटमेंट बताएंगे फिर इसका पर्पस बताता हूं। स्विच ये है एक्सप्रेशन, ध्यान दीजिएगा, ये तो या तो कैरेक्टर हो सकता है, ये केवल इंटीजर हो सकता है, इसमें फ्लोट नहीं आता है, बाकी वैल्यूज नहीं आती, केवल कैरेक्टर या इंटीजर आएगा। ये एक सबसे बड़ी इसकी एक लिमिटेशन भी है, लेकिन बड़ा क्लीन है ये, इफ एल्स की तरह है। स्विच एक्सप्रेशन, अगर एक्सप्रेशन यहां से मैच कर जाता है कांस्टेंट 1 से, तो केस लिखते हैं हम, केस कांस्टेंट 1, केस कांस्टेंट 2, केस ऐसे करके नंबर ऑफ केसेस होंगे, जो जो केसेस आपको चेक कराने हैं, और उसका डिफॉल्ट लिख देंगे। डिफॉल्ट ये ऑप्शनल है, लिखें या ना लिखें, लेकिन एडवाइस मैं करता हूं कि डिफॉल्ट जरूर लिखें आप, लेकिन ये ऑप्शनल है, इसको ना लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब हर एक केस के साथ एक ब्रेक होता है, वो ब्रेक इसलिए होता है कि मान लीजिए एक्सप्रेशन यहां से चेक हुआ और ये दोनों मैच हो गए, मतलब केस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, केस से मैच हो गया, आप ये एग्जीक्यूट कराएंगे एक्सप्रेशन, अब आपको फिर अब आगे तो जाना नहीं है, तो बाहर निकलने के लिए ब्रेक चाहिए। बट होता क्या है, अगर आप ब्रेक मिस कर जाते हैं तो ये तो एग्जीक्यूशन हो जाएगा, इसके बाद ये भी होगा, फिर ये भी होगा, सारे के सारे हो जाएंगे, तो ये तो फ्लॉ हो गया ना। इसीलिए स्विच केस केवल नहीं होता है, स्विच केस ब्रेक आपका ये सिंटेक्स होता है। जब भी आप किसी को बोले स्विच केस तो ब्रेक जरूर लगाएं साथ में। तो स्विच स्टेटमेंट एक मल्टीपल ब्रांच सिलेक्शन स्टेटमेंट है। ये सिलेक्शन स्टेटमेंट टेस्ट करता है सक्सेसिवली अलग अलग एक्सप्रेशन को, जो भी इंटीजर आ रहे हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट, ध्यान दीजिएगा इंटीजर और कैरेक्टर कांस्टेंट ही अलाउड है बस। अगर मैच मिल जाता है तो ये केस एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप बाहर आ जाएंगे। नहीं मिलता है, कोई भी नहीं मिलता है, तो आप डिफॉल्ट पे जाएंगे, बोलेंगे देखिए साहब ये मैच नहीं कर रहा है, अपनी कोई रिक्वायर्ड आप इसमें एक एक्सप्रेशन दे के या फिर एक यूजर के लिए मैसेज दे के बाहर आ सकते हैं। Discuss when does an if statement prove more advantages over a switch statement. If statement कब switch statement से ज्यादा एडवांटेजेस हो जाता है, पहले समझिएगा। रिलेशनल और लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए, मल्टीपल कंडीशन के लिए आप स्विच यूज ही नहीं कर सकते, उसके लिए आपको इफ चाहिए। अगर आपको मल्टीपल एक्सप्रेशन चूज करने हैं और उसमें जो वेरिएबल्स है वो अनरिलेटेड है और कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, तो आप स्विच कर ही नहीं सकते, इफ एल्स पे जाना पड़ेगा। इफ एल्स देखिए, स्विच ये दोनों चीज भी लिखिएगा, स्विच जो है वो केवल इंटीजर और कैरेक्टर कांस्टेंट हैंडल कर सकता है, तो इफ एल्स जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट ले सकता है, इंटीजर कैरेक्टर जो भी चाहे आप ले सकते हैं, लेकिन स्विच कभी भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू नहीं ले सकता। और इफ एल्स रेंज भी हैंडल करता है, जबकि आपको अगर स्विच केस में देखें तो अगर आप ऐसे स्विच लिख दें तो इसके अंदर जो चीज आ रही है ना वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, ये रेंज नहीं हो सकती, तो रेंज भी नहीं हैंडल कर सकता, इफ एल्स पे ही जाना पड़ेगा आपको। डिस्कस व्हेन डज अ स्विच स्टेटमेंट प्रूव मोर एडवांटेजेस ओवर एन इफ स्टेटमेंट। अब स्विच कब अच्छा हो जाता है इफ से? स्विच स्टेटमेंट एफिशिएंट है, आपने देख लिया, एफिशिएंट भी है, क्लीन भी है, कॉम्पैक्ट भी है, सब बढ़िया है उसमें। अगर वो स्विच ऑपरेशन के नेचर को आपका प्रॉब्लम सूट करता है तब आप सबसे पहला काम करिए स्विच यूज करिए, इफ एल्स को भूल जाइए। आप अपने कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे? जो केसेस चेक कराने वो सबसे पहले डाल दीजिए, जो केसेस आपको लगता है कि ये आएंगे ये ज्यादा आते हैं उनको पहले रख दीजिए, तो ऑप्टिमाइज हो जाएगा कोड, तो बाकी जो अननेसेसरी कंपैरिजन है वो रुक जाएंगे, तो सीपीयू टाइम आपका बचेगा। रीराइट द कोड गिवन इन क्वेश्चन 3 यूजिंग स्विच। चलिए इसको लिखते हैं। अब ये 0 1 वाला, तो स्विच लिखेंगे, ब्रेसेस स्विच लिखेंगे, जो भी पैरामीटर आ रहा है जो चेक कराना है वो ए यहां लिखेंगे, ब्रेसेस शुरू करेंगे, ब्रेसेस एंड करेंगे, देखिएगा यहाँ कोई सेमीकोलन नहीं है। केस लिखेंगे, केस के बाद 0, जो भी आपको ये मैच कराना है, तो अभी हमारे उस केस में इफ एल्स में 0 था, इफ में 0 था तो हम 0 लिखेंगे,
यहाँ कोलन लगाएंगे, सी आउट करेंगे 0 और ब्रेक कर देंगे। केस 1 सी आउट, यहाँ पर 1 लिख के ब्रेक कर देंगे। ऐसे करके केस 2 और केस 3 के लिए करेंगे। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 इस ए से चेक होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, यही आपके एक्सप्रेशन की चेकिंग होगी। उसके बाद जब आपका काम खत्म हो जाए, डिफॉल्ट पे जाइए, वहां पर लिखिए सी आउट। जो भी आपको चॉइस, कोई भी आपको यूजर को देना है कि रॉन्ग चॉइस, आप अपनी सही चॉइस डालिए प्लीज, कृपया, धन्यवाद, ऐसे करके कर सकते हैं। फिर इसमें भी ब्रेक लगा के निकल जाइए। लेकिन इसमें ब्रेक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें ब्रेक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक समय खाएगा आपका, इसको ब्रेक को छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट के बाद वैसे ही आप बाहर आ रहे हैं, राइट। रिराइट द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट यूजिंग स्विच। इन सबको हमको स्विच में लिखना है, तो एक एक करके हम करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, इफ अलग अलग इफ है, लास्ट में एल्स है, यानी कि लास्ट में आप ये बोल रहे हैं कि अगर ये सब मैच नहीं हो पाते, ये तो आपको अलग अलग मैच करने हैं, लेकिन ये जो मैचिंग है ना आपकी, ये इसके साथ है, तो इसको स्विच, ये इसका अलग बनेगा। ऐसे ही आप कैरेक्टर कोड यहाँ पर ले रहे हैं। कैरेक्टर कोड अगर ए है तो काउंटेंट बोलेंगे, सी है तो सी और जी है तो ग्रेड 4 बोल देंगे। तो देखिए सी और जी जब हम चेक कराएंगे तो उसमें ब्रेक नहीं लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों को एक साथ चेक करना है। ऐसे ही एफ में फाइनेंशियल एडवाइजर, यहाँ पर क्या है, इनपुट वैल्यू आ रही है, अगर इनपुट वैल्यू 5 है तो ये कंप्यूटेशन कर देंगे, या इनपुट 10 है तो ये कंप्यूटेशन कर देंगे। तो चलिए इसको स्विच केस से बनाते हैं। पहला है स्विच, कैरेक्टर आएगा, केस लगाइए ई डब्ल्यू एन और एस। यहाँ पर ईस्टर्न क्लस्टर्स ब्रेक लगाइए, ऐसे ही वेस्टर्न, नॉर्दर्न और ये ब्रेक लगाइए। डिफॉल्ट में अननोन प्लस प्लस कर दीजिए, एल्स में, लास्ट केस में अननोन प्लस प्लस कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए इसको। अगले में है कि आपका ए है तो अकाउंटेंट और जी है तो ग्रेड 4। तो आप देखिए मैंने जो आपको बताया था, इसमें थोड़ा सा चेंज करिएगा कोड में। यहां पर क्या हो रहा है, ये ए, सी और जी एक साथ चेक हो रहा है, ग्रेड 4। तो यहां पर क्या किया इन्होंने, सी और जी को अलग अलग चेक करा के ग्रेड 4 दिया है। आप क्या करिए, इसको छोड़ दीजिए, ठीक, और यहां भी सी आउट मत कराइए, बस केस सी लिखिए और केस जी लिखिए। इसके बाद अगर केस सी और केस जी में कोई भी चेक होता है तो ये ग्रेड 4 प्रिंट कर देगा। ओके, समझ गया आप? यहां पर ब्रेक मत लगाइए, सी और जी पे एक साथ चेक हो जाएगा। बाकी फाइनेंशियल एडवाइजर सी आउट में रॉन्ग चॉइस ब्रेक करके बाहर निकल जाएगी। इस जगह ब्रेक की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। फिर अगला है स्विच करिए। पहले तो आप सीन कराइए, इनपुट नंबर को इस केस से मैच करिए, 5 है या 10 है। 5 है तो ये कंप्यूटेशन करिए, 10 है तो ये कंप्यूटेशन करिए, ब्रेक करके निकल जाइए। What will be the output of the following code fragment when input is A, C, D, F? तो देखिए CH आप डालेंगे, अगर A आता है तो ये A पे जाएगा, है ना, और यहाँ पर ग्रेड A प्रिंट होगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि A के बाद ब्रेक नहीं है, देयर इज नो ब्रेक। तो ये A, B, C तक जाएगा, पूरा तीनों कंप्यूट होगा, उसके बाद ब्रेक से बाहर निकलेगा। तो A, B, C, इसमें A, B, C पूरा प्रिंट होगा। ध्यान दीजिएगा, A वाले में A, B, C पूरा प्रिंट होगा। फिर ये C आएगा, तो C में क्या होगा, A और B को चेक कराया, A और B में अब फिर ब्रेक नहीं है, लेकिन C चेक हो जाएगा, फिर C प्रिंट करा के बाहर निकल जाएगा। ऐसे आप D देखिए, D में जाएगा तो A, B पूरा चेक होगा, और उसके बाद इन दोनों में ब्रेक नहीं है तो बाहर नहीं निकलेगा। फिर सीधा D पे चेक होगा, ग्रेड D दिखाया जाएगा। F में देखिए, F में क्या हो रहा है, F आएगा तो F में डिफॉल्ट, क्योंकि F की चेकिंग ही नहीं है, F का कोई केस ही नहीं है, तो केस लिखा ही नहीं गया है F का, तो फिर भी F नहीं आएगा तो भी ग्रेड F प्रिंट करेगा, क्योंकि डिफॉल्ट पे आएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ब्रेक नहीं है। तो देखिए सबसे पहले A में आएगा, A आएगा, A पे जाएगा, ग्रेड A प्रिंट करेगा, लेकिन इसका ब्रेक नहीं है तो ये B पे जाएगा, तो ग्रेड B भी प्रिंट करेगा, फिर C पे जाएगा, फिर ग्रेड C भी प्रिंट करेगा, ब्रेक करके निकल जाएगा। लेकिन ग्रेड C में क्या होगा, ग्रेड C में A और B पे जाएगा ही नहीं है, सीधा C पे आएगा, क्योंकि चेकिंग होगी ही नहीं। C पे आएगा, ग्रेड C प्रिंट करेगा, ब्रेक कर देगा। तो C में C एकदम सही तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है, बाकी नहीं किए गए। फिर D करिए, D आएगा, सीधा केस D पे जाएगा, ठीक, केस D पे जाएगा, और केस D के बाद फिर ब्रेक नहीं है तो ग्रेड D भी प्रिंट होगा और डिफॉल्ट में भी जाएगा। फिर ये ग्रेड F, अगर ये ब्रेक होता तो इस केवल ग्रेड D प्रिंट होकर बाहर निकल जाते, लेकिन ग्रेड D, केस D के बाद ब्रेक नहीं है तो डिफॉल्ट भी प्रिंट होगा ग्रेड D के साथ, ग्रेड D और ग्रेड F दोनों प्रिंट होंगे। फिर F पे जाएंगे आप, F पे जाएंगे तो F का कोई केस ही नहीं है, तो ये सीधा डिफॉल्ट पे आएगा, ये केस ही नहीं है ना, तो डिफॉल्ट पे आएगा। तो डिफॉल्ट पे ऑलरेडी ग्रेड F दिया हुआ है, ये गलत है, लेकिन फिर भी किसी तरीके से हमने ग्रेड F लिख दिया तो ग्रेड F आ जाएगा। प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इसका आउटपुट आप प्रिडिक्ट करिए। इफ नॉट 3, आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको जैसे समझाया था कि नॉट 0 जो होता है वो 1 होता है, बाकी नॉट के आगे कोई भी नंबर हो, 3, 4, 5, ये हमेशा आपको, ये क्योंकि ये पॉजिटिव मानता है तो ये 0 देगा।
तो इफ नॉट सी आउट ट्रिकी, यस, तो क्या आने वाला है इसमें, मैं आपको इसको बताता हूं, पहले बाकी जो इजी वाले हैं वो कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसको समझाता हूं। इफ 3, मतलब ये 3 है, 1 भी होता तो भी ये चलता, और 3 भी है, 5 भी है, कोई भी अगर नंबर, कोई भी इंटीजर नंबर यहाँ पर है तो हमेशा ये इसको सही मानेगा, तो ट्रिकी अगेन आना चाहिए। इफ जीरो मतलब फेल हो गया, तो ये लाइन नहीं आएगी, एम आई राइट आएगी केवल। इफ नॉट जीरो यानी कि 1 ट्रू, तो केवल ये लाइन आएगी और इसके साथ ये भी लाइन आ जाएगी, तो 4th टाइम अगेन नो भी आएगा। इफ जीरो, अब जीरो में तो फॉल्स हो गया तो यहाँ नहीं जाएगा, एल्स पे जाएगा और ये दोनों लाइन प्रिंट हो जाएगी। तो देखिए पहले वाले में क्योंकि नॉट 3 है, जैसे मैंने बताया कि ये इसका 3 का मतलब 3 4 कुछ भी नंबर हो, आप आंख बंद करके इसको 1 मान लीजिए। तो नॉट 1 का मतलब होता है जीरो का मतलब ये होता है फॉल्स, तो इफ के अंदर जाएगा नहीं, केवल यस प्रिंट होगा, तो केवल फर्स्ट वाले में यस प्रिंट होगा। दूसरे वाले में क्या होगा, बी में, क्योंकि ये ट्रू है, 3 का मतलब ये है 330 300 3000 जो भी नंबर हो, जीरो के अलावा अगर कोई भी नंबर हो तो उसे हम हमेशा ट्रू मानते हैं। तो इफ ट्रू हो गया तो क्या होगा, ट्रिकी अगेन आएगा, राइट, एल्स में नहीं जाएगा, तो ये लाइन नहीं एग्जीक्यूट होगी। अच्छा, इफ और एल्स के बाद केवल एक ही लाइन एग्जीक्यूट होती है, तो ये दोनों, ये वाली एग्जीक्यूट नहीं हुई, एल्स के बाद ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, लेकिन ये इसके बाद सी आउट नो भी है, तो ये सी आउट नो भी हो जाएगा। यहाँ पर जीरो है यानी यहाँ 3rd टाइम ट्रिकी नहीं जाएगा, तो एम आई राइट आएगा केवल ये वाला। इफ नॉट जीरो यानी कि 1, इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा 4th टाइम अगेन, और क्योंकि इसके बाद इफ के साथ केवल एक ही लाइन चलती है तो नो भी आएगा, तो 4th टाइम अगेन भी आएगा, नो भी आएगा। इफ जीरो का मतलब है कि ये फॉल्स है, यहाँ नहीं जाएगा, एल्स में दोनों लाइनें चल जाएंगी। तो प्रॉमिस दिस इज द लास्ट टाइम, थैंक गॉड। प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इसका अब कोड का आउटपुट प्रेडिक्ट करिए। x 3 है, x अगर 3 से बड़ा है तो जिप ड्राइव, तो x में तो 3 है और 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है ना, इक्वल टू तो है, तो जिप ड्राइव आ जाएगा। अगले में आएंगे x लेस देन इक्वल टू 3 और y ग्रेटर देन 6, तो x लेस देन इक्वल टू 3 तो है, लेकिन y जो 6 से बड़ा तो है नहीं, तो ये कंडीशन फेल हो गई, क्योंकि एंड है, एंड में एक भी कंडीशन फेल होती है तो ये चलता ही नहीं, तो ये कंडीशन फेल हो गई। x इक्वल टू 3 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो x तो 3 है ही और y ग्रेटर देन इक्वल टू, y 6 से बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है, ये कंडीशन ट्रू होगी, ये भी आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद x लेस देन इक्वल टू 3 और y ग्रेटर देन 6, तो ये कंडीशन y ग्रेटर देन, ये कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि x इज इक्वल टू 3 तो है, y ग्रेटर देन 6 नहीं है, तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी, राइट। उसके बाद मैं आपको ये सब पहले यही बता देता हूँ, तो क्या आएगा इसमें, एक तो जिप ड्राइव आएगा आपका, राइट, देखिए दो मैंने केवल यहाँ टिक किया था और यहाँ टिक किया था, तो जिप ड्राइव और TFT LCD स्क्रीन। अब इसको देखिएगा, x 3 है, y 6 है, तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, हाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, क्योंकि ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है 3, तो x 3 के बराबर है, तो जिप ड्राइव आएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक। अब ये जब हो गया तो एल्स पे जाएगा क्या, मुझे बताइए, एल्स पे जाएगा क्या, केवल जिप ड्राइव लाके यहां पर बंद हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, सी आउट यहीं चेक हो गया, हाँ जी, इसके बाद ये किसी एल्स पे जाएगा, इस एल्स पे जाना ही नहीं, जब इस पे एल्स पे नहीं जाना है तो ये तो सब कनेक्टेड है, ठीक। Briefly explain the working of a for loop along with its syntax. Give an example of for loop to support your answer. For loop किस तरीके से चलता है, for, while, do, while, सबका कंस्ट्रक्ट जो है ना वो एक जो पैराडाइम फॉलो करता है वो सेम है। for एक कॉम्पैक्ट चीज है, for एक कॉम्पैक्ट लूप है, for एक इटरेशन के लिए सबसे बेहतर तरीका है, क्यों, क्योंकि आपको ऊपर नीचे नहीं देखना पड़ता, एक ही लाइन में देखना पड़ता है। इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन यहाँ पर होगा, टेस्ट एक्सप्रेशन यहाँ पर होगा और अपडेट एक्सप्रेशन यहाँ पर होगा। तो जनरल फॉर्म जो लूप स्टेटमेंट का है, फॉर लूप का, वो ये है, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन, अपडेट एक्सप्रेशन, और ये बॉडी है, जो भी आपको इसके अंदर लिखना है बॉडी में लिखिए। फॉर के बाद केवल एक लाइन एग्जीक्यूट होती है, अगर एक से ज्यादा कराना है तो फॉर के बाद ब्रेसेस के अंदर ज्यादा लाइन लिखिए। तो पहले इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन होता है, फिर टेस्ट एक्सप्रेशन चलता है, फिर आपका अपडेट एक्सप्रेशन होता है। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन 2 है तो बॉडी चलेगी, मतलब बॉडी जो ये मैंने बताया वो एग्जीक्यूट होगी। एक बार बॉडी चल गई तो फिर अपडेट एक्सप्रेशन चलेगा इसके बाद अपडेट, पहले इनिशियलाइज हो गया, टेस्ट हो गया, टेस्ट के बाद बॉडी चलेगी, फिर बॉडी चलने के बाद फिर अपडेट होगा, फिर एग्जीक्यूशन तब तक चलता रहेगा जब टेस्ट एक्सप्रेशन आपका इसका इवैल्यूएशन 0 या फॉल्स ना आ जाए। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, इंट i इक्वल टू 1, सम इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस i। तो इससे क्या हो रहा है कि आप सम में सम को ऐड कर रहे हो, मतलब सम को 0 कर रहे हो, फाइनल एलिमेंट क्या होगा 1 से लेकर n तक का एडिशन आ जाएगा। तो 1 से n तक जाते रहिए,
और प्लस प्लस आई करते रहिए और एन ये आई बढ़ाते रहिए, तो 1 से लेकर जब तक n तक है उसकी वैल्यू ऐड होकर आ जाएगी। अब अगला है आइडेंटिफाई द पॉसिबल एरर्स इन द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट, डिस्कस द रीजंस ऑफ एरर एंड करेक्ट द कोड। इसका एरर अब देखते ही हमारे आपके सामने कोड है। अब देखिए इसमें सबसे पहले है f = 1 और आपने किया फॉर इंट a = 40 a, यहां पर कोई चेक इन कंडीशन नहीं है, कुछ लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन समथिंग ना, a माइनस माइनस, और आपने कहा f इंटू इज इक्वल टू a, यानी कि आप कह रहे हैं f इज इक्वल टू f इंटू a। पहली चीज तो ये हो गई। तो ये फॉर के बाद कितने बार चलने वाला है, आपके पास कोई चेकिंग कंडीशन ही नहीं है। फिर आपने s इक्वल टू 0 दिया, इंट a इक्वल टू 1 किया। अब a लेस देन 40 बाय a प्लस प्लस, यहां पर आपका सेमीकोलन आना चाहिए था। इसमें एरर ये है, एक तो ये वेरिएबल a इक्वल टू 40 a इक्वल टू 1 ये आप डिक्लेयर कर रहे हैं 2 बार, ये एक तो गलत हो गया, इनवैलिड हो गया। और ये जो स्लैश देख रहे हैं यहां पर आपका सेमीकोलन आना चाहिए था। तो आप क्या करेंगे, f इक्वल टू 1 इंट इक्वल टू 40। अब मैंने आपको बताया a, ठीक, ये जो a है आपका यहां पर चेकिंग कंडीशन नहीं है, लेकिन फिर भी चेकिंग कंडीशन अगर नहीं भी है तो अगर आप a 40 कर रहे हैं और a माइनस माइनस कर रहे हैं तब भी चलेगा। ये देखिए ब्यूटी देखिए फॉर की, a 40 कर रहे हैं और जब फॉर का लूप चलता रहेगा तो a माइनस माइनस तो हो ही रहा है, a माइनस माइनस हो रहा है। बस प्रॉब्लम यहां पर ये आएगी कि कोई टर्मिनेशन कंडीशन नहीं है। लेकिन टर्मिनेशन कंडीशन कहां आएगी, मैं आपको बताता हूं। जब ये 0 पर पहुंच जाएगा ना, a 0 आ जाएगा। बेसिकली ये जो ये वाली कंडीशन क्या होती है, मान लीजिए आपने x ग्रेटर देन 20 का, तो x जब 20 से ऊपर निकल जाएगा तो फॉल्स कंडीशन आ जाएगी, है ना। तो एक बार जब ये 0 पे पहुंच जाएगा तो अपने आप इसको इवेलुएट किया जाएगा फॉल्स कंडीशन से, तो बाहर आ जाएगा। तो देखिए इसमें कोई आपको कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। 40 है, a माइनस माइनस हो ही रहा है, 40 से 39 होगा, 39 से 38 ऐसे होते होते ये किसी समय 0 पे पहुंच जाएगा। 0 करते ही आप बाहर आ जाएंगे, तो इनफाइनाइट लूप भी नहीं बनेगा, बिल्कुल सही है। अगले वाले में आप a इक्वल टू 1 जो आपने किया है, जो डिक्लेरेशन किया है, यहाँ पर बस इंट a इक्वल टू 1 की जगह a इक्वल टू 1 कर देंगे, बाकी सब सही है। ये सेमीकोलन जो या डिवीजन का साइन है उसकी जगह आप सेमीकोलन लगा दीजिए बस। आइडेंटिफाई द पॉसिबल एरर इन द फॉलोइंग कोड्स फ्रेगमेंट, डिस्कस द रीजंस ऑफ एरर्स एंड करेक्ट द कोड। इसमें क्या क्या एरर हो सकती है उसको हम ठीक करते हैं। सी इन आई और जे, सी इन कर लिया आपने, आई और जे। अब इसमें अगर हम मान के चलें कि डिक्लेरेशन करना है तो वो भी एरर हो सकती है, लेकिन चलिए मान के चल रहे हैं कि अभी डिक्लेरेशन आई और जे का मान लीजिए कर दिया गया होगा। अब while i is less than j, while i is less than j, सी आउट i into j, यहाँ भी कोई भी दिक्कत नहीं है, i प्लस प्लस कर रहे हैं आप, है ना। अब देखिए इसमें मैं बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। यहाँ पर i और j लिया और i लेस देन j किया और इसको आपने ब्रेस में दे दिया। यहाँ पर while के साथ केवल ये लाइन चलेगी, ये नहीं चलेगी। while के साथ अब यहाँ पर दोनों लाइनें चलेंगी। तो पहली चीज ये है कि while should be in curly braces, while हमेशा curly braces में होगा। जो करेक्ट कोड है उसका वो ये वाला है, देखो बगैर ब्रेसेस के आप नहीं चला सकते while को। while का है ही ये, while करिए, कंडीशन चेक कराइए और ब्रेसेस में दीजिए, ऐसी डू while का है, राइट। और बी ये तो करेक्ट है, ये क्योंकि मैं बता ही रहा हूं कि ये करेक्ट फॉर्म है, ये इनकरेक्ट फॉर्म है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन देखे, शॉर्ट आंसर्स, और भी बाकी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।